हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और आज हम साइकोलॉजी का टेस्ट करने वाले हैं 8वां। और ये जो शुरू होगा आपका ये चिंतन सब्जेक्ट से है। तो चलिए यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हम करते हैं और आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस सही होंगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी कोई अगर टाइपिंग मिस्टेक के आधार पर कोई आंसर गलत हो जाता है तो प्लीज आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे? 4 ऑप्शन है बंद प्रश्न, अपसारी प्रश्न, खुले प्रश्न या खोजपूर्ण। तो आपको पता है ना, इसका आंसर होता है बंद प्रश्न। जब आप ऐसे प्रश्नों को बच्चों से करते हैं कि जिनका एक ही आंसर होता है, घुमा फिरा के भी एक ही आंसर होता है, तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना वो आलोचनात्मक चिंतन पैदा नहीं करते हैं। बाकी अपसारी प्रश्न, खुले प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न ही बच्चों को देने चाहिए अगर आपको उनका जो माइंड है वो थिंकफुल बनाना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का श्रेय किसको जाता है? यानी पंचपदीय उपागम का श्रेय किसको दिया गया है पाठ योजना का? जोहान फ्रेडरिक हर्वर्ट को, विलियम हर्ट किलपैट्रिक को, रूसो को, हर्वर्ट स्पेंसर को। तो पंचपदीय सिद्धांत या उपागम दिया है आपका हर्वर्ट को जाता है, हर्वर्ट स्पेंसर को जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित होता है? यानी कि वैल्यू किस तंत्र में समाहित होता है? सूक्ष्म मंडल में, बृहत मंडल में, मध्य मंडल में या फिर बाह्य मंडल में? तो ये आपका बृहत मंडल में आता है। बृहत माने सबसे बड़े मंडल में आता है। अगर इसमें से क्वेश्चन देखें तो यूनी ब्रेन फेन बैनर के पारिस्थितिकी या तंत्र सिद्धांत को देखें तो 5 मंडल है। पहला है सूक्ष्म मंडल यानी माइक्रो सिस्टम, फिर आपका आता है मध्य मंडल यानी मेसो सिस्टम, बाह्य मंडल आपका आता है एक्सो सिस्टम, और बृहत मंडल आता है मैक्रो सिस्टम, और घटना मंडल आता है आपका क्रोनो मंडल। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें आपके मूल्य यानी कि वैल्यूज मिलती हैं। बालक की वैल्यूज कब बढ़ती हैं? जब वो बृहत मंडल में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? पियाजे हैं, सिगमंड फ्रायड हैं, एरिक एरिक्सन है, कोहल वर्ग है। तो ये एरिक एरिक्सन ने लिखी है कौन सी पुस्तक? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है, बचपन एंड समाज। चलिए अगला है अधिगम की। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कौन सा कथन इनमें से सही है? अधिगम की निश्चित समय सीमा होती है, यानी कि एक निश्चित समय में ही होता है अधिगम। अधिगम विकास को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। अधिगम मुख्यतः परिपक्वता के प्रभाव से विकसित होता है। अधिगम की प्रक्रिया बाह्य परिवेशीय घटकों पर आधारित नहीं होती। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है? कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो आपका तीसरा वाला सही है कि अधिगम मुख्यतः परिपक्वता के प्रभाव को विकसित करता है। यानी कि आप जो सीख रहे हैं ना, आप कितना सीख रहे हैं उसी से आपके अंदर क्या आएगी? आपकी मैच्योरिटी आएगी। कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं कौन से हैं? बीमारी, शारीरिक थकावट, परिपक्व या मानसिक थकावट। तो ये आपके परिपक्व, जब आप परिपक्व होने लगते हैं तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आने लगता है। अगला देखिए, परिपक्वता बालक के विकास को आंतरिक रूप से प्रभावित करती है, जबकि अधिगम का प्रभाव उस पर कुछ समय पर पड़ता है, ठीक है। तो जब बालक क्या होता है? विद्यालय के संपर्क में आता है, बाहरी परिवेश के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में, मित्रों के संपर्क में। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब वो बच्चा बाहरी परिवेश के संपर्क में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसुवेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? रख कर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना। तो आपको पता है कि इनमें से किसी की बात नहीं हुई है, सिर्फ खोजपूर्ण की बात हुई है ना। अगला देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन से परिपक्वता वंशानुक्रम से संबंधित है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता के लिए बाह्य उत्तेजनाओं की आवश्यकता होती है। परिपक्वता बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि परिपक्वता के लिए बाह्य उत्तेजनाओं की आवश्यकता होती है। आप मैच्योर तभी होंगे, आप और आपके बच्चे तभी मैच्योर होंगे जब बाहरी उत्तेजनाओं के बीच में वो रहेंगे, बाहरी चीजों के बीच में रहेंगे। थायराइड ग्रंथि की अनियमितता से कौन से व्यक्ति पूर्णतः बौने रह जाते हैं? जब किसी को थायराइड हो जाता है तो फिर बौना कौन व्यक्ति रह जाएगा? 4 ऑप्शन है, मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, माइक्रोसिफेली या फिर हाइड्रोसिफेली। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं, क्रेटिनिज्म कहलाते हैं, जो क्या हो जाते हैं और मानसिक दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं। तो मानसिक दुर्बलता आ जाती है, थायराइड ग्रंथि में जब अनियमितता आ जाती है तो बच्चा बौना रह जाएगा और मानसिक दुर्बल का शिकार हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को क्रेटिनिज्म कहते हैं, याद रखेंगे। विषय वस्तु को शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अंशतः, सोपानबद्ध, पूर्णतः या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना कि विषय वस्तु को शिक्षक के द्वारा, जब कोई विषय वस्तु होती है, पाठ्यक्रम होता है, तो शिक्षक उसके माध्यम से पूर्णतः पढ़ाता है। अगला देखिए, रूसो के शिष्य पेस्ट्रोलॉजी ने अनुदेशन को कैसा
व्यवस्था बनाने पर बल दिया? वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर आपका आर्थिक? तो कैसा दिया था पेस्ट्रोलॉजी ने अनुदेशन को? तो ऐसे भी आ सकता है कि पेस्ट्रोलॉजी किसके शिष्य थे? तो रूसो के शिष्य थे, ठीक है। रूसो के पेस्ट्रोलॉजी के गुरु कौन थे? तो रूसो थे। किस अनुदेशन पर बल दिया? तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक पर बल दिया। अगला देखेंगे दोस्तों, जिस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर ना होकर एक ही उत्तर हो, ये मूल्यांकन की विशेषता कहलाएगी विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। तो ये वस्तुनिष्ठता कहलाती है। जैसे अभी आप रीट का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसी को हिंदी में वस्तुनिष्ठ कहते हैं। एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दूसरी पुस्तक है आज की क्लास की, है ना। एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक फ्रॉवेल है, मॉन्टेसरी है, कुक है या पावेल है? तो ये फ्रॉवेल है। किसके? तो एजुकेशन ऑफ मैन के। फ्रॉवेल किंडरगार्टन यानी कि बालोद्यान पद्धति के जनक भी फ्रॉवेल ही माने जाते हैं। अगला देखिए, ज्ञानेंद्रियों की दक्षता के लिए प्रशिक्षण किस विधि में दिया जाता है? यानी जब आपकी 6 सेंसेस की दक्षता करनी हो, स्किल करना हो उसको, है ना, तो सुकरात विधि से, मॉन्टेसरी से, खेल से या गार्डन से? तो ये आपकी मॉन्टेसरी विधि से क्या किया जाता है? ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञान में निहित नहीं है। 4 ऑप्शन से समस्या समाधान, स्मृति, प्रेरणा या प्रत्यक्षण? तो ये हो जाएगा आपका प्रेरणा संबंधित नहीं है। किससे? संज्ञान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व की विशेषताएं जैसे परोपकारिता, विश्वसनीयता, विनम्रता, व्यवहारिकता आदि विशेषताएं कहलाती हैं उसके शील गुण, उसकी सामाजिकता, संगठन या संतुलन? तो उसके शील गुण कहलाते हैं, यानी वो उसके अंदर होते हैं, अपने अंदर उसके। निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रगति पर गौर करना, यानी उनकी कितना डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रेसिंग कितनी हुई है, और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? जांचना, परखना, परीक्षण करना या निर्णय करना? तो निर्णय करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करीब 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम बाल शिक्षा पर विचार किया गया? फ्रॉवेल के द्वारा, मॉन्टेसरी, रूसो, महात्मा गांधी? तो रूसो के द्वारा। कितने वर्ष पहले? 200 वर्ष पहले। अगला देखेंगे, रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया? निश्चयात्मक, निषेधात्मक, पुस्तकीय? इनमें से कोई नहीं। तो निषेधात्मक किया था, ठीक है। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया था। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1965 में, 1961 में, 1977 में या फिर 1951 में? तो आपको पता 1961 में हुई थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। शारीरिक अपंग बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए अलग विद्यालय में, सामान्य बालकों के साथ, दिव्यांग बालकों के साथ, विशिष्ट बालकों के साथ? तो सामान्य बालकों के साथ दी जानी चाहिए। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा नहीं कहलाती है अनौपचारिक बाल पूर्वक शिक्षा या फिर अनौपचारिक बाल पूर्व शिक्षा, पूर्व विद्यार्थी शिक्षा, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा या प्रारंभिक बाल्यकाल एवं देखभाल? तो ये नहीं कही जाती है, ठीक है। प्रारंभिक बाल्य काल देखभाल शिक्षा ये नहीं कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैडजल द्वारा निर्मित परीक्षण से मापन होता है किसका? बुद्धि का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का या फिर रुचि का? तो किसका होता है ये आपका? सामाजिकता का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान व कौशल, समस्या समाधान की योग्यता, दूसरों को जानने और समझने की क्षमता, स्वयं से बातचीत। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल का, बुद्धि का मतलब होता है कि जब हम दूसरों को जानने और समझने लग जाते हैं। खेलकूद व शारीरिक कार्यों में कुशल होते हैं मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि वाले बालक, सामाजिक बुद्धि वाले कोई नहीं। तो ये जो मूर्त बुद्धि वाले बालक होते हैं ना, वही होते हैं। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया? स्टर्न ने, बीने ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने? तो ये टर्मन ने किया था, है ना। समीकरण मतलब जो आपका बुद्धि का सूत्र होता है, उसके बारे में बात हो रही है। कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन से, अनुभव का प्रत्यक्षीकरण करना कल्पना होती है, परिवर्तन करना कल्पना होती है, या किसी नई वस्तु का सृजन करना, या मस्तिष्क में प्रतिभा स्थापित करना कल्पना है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि किसी नई वस्तु का सृजन करना ही कल्पना है ना। किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनशीलता, सृजनात्मकता भी कहलाता है, बल्कि कल्पना नहीं, है ना। कल्पना नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही सही नहीं है कि किसी नई वस्तु का सृजन करना कल्पना नहीं होता। सृजन मतलब होता है निर्माण करना, है ना। चलिए, बच्चा सबसे पहले नियंत्रण करना सीखता है हाथों पर, सिर पर, धड़ पर, पैरों पर? तो सबसे पहले सिर पर नियंत्रण करता है। बच्चे का शरीर के अंगों में नियंत्रण करने का क्रम है, पहले सिर, फिर धड़, फिर हाथ, फिर पैर। याद रखेंगे, पहले सिर, है ना, फिर चलता है वो धड़, फिर चलता है वो हाथ, और फिर चलता है पैर। लास्ट में पैर होता है, नीचे से या ऊपर से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं।
आपके 30 में से कितने सही हुए, नहीं भी हुए तो भी पैनिक मत होइए, क्योंकि आंसर तो मैंने बताया है। क्लास को बार बार करेंगे ना तो भी आपके इस अगली बार जब देने बैठेंगे ना एग्जाम में तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि हमारे कम सही हुए या हमारे हुए ही नहीं है, तो पैनिक नहीं होना है। इस पर ध्यान मत दीजिए कि मैं आपको आंसर भी लाकर दे रही हूँ, है ना। इस पर ध्यान दीजिए कि आपको और क्या क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।